नः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एषवो स्विष्टकामधुक्। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 8 से शुरू करेंगे हम। भगवान जी बात कर रहे हैं कर्म योग की, भोग की नहीं, योग की। और आप और मैं, हर किसी को कर्म करना ही पड़ता है। 3 शब्द होते हैं, क्रिया, काम और कर्म। 3 शब्द हैं जी, क्रिया, काम और कर्म। क्रिया एक्टिविटीज, जैसे सांस ले रहे हो, दीज आर मैकेनिकल एक्टिविटीज। आपके अंदर लंग्स काम कर रहे हैं, आपकी पैनक्रियास काम कर रही है, आपके हर एस्पेक्ट काम कर रहे हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ये क्रियाज हो रही हैं। आप सांस ले रहे हैं, आपकी आंखें झपक रही है, जब आप सो रहे हो तब भी सांसें चल, तो ये क्रियाज है, मैकेनिकल एक्टिविटी। इसमें आपसे पूछा नहीं जाता, चॉइस नहीं होती आपसे। दूसरा है काम। काम मीन्स डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्टिविटी, वो एक्शन जिसमें आपकी बहुत डिजायर होती है। डिजायर है तो करते हो, डिजायर नहीं है तो नहीं करते। आइसक्रीम की इच्छा है, खा लेते हो, नहीं इच्छा तो नहीं खाते। पिज्जा की इच्छा है, खाते। तो ज्यादातर आपकी लाइफ में क्रियाज होती है, मैकेनिकल एक्टिविटी। जिलियंस ऑफ एक्टिविटीज हमारे बॉडी में मैकेनिकल होती है। ये आंख भी देख रही है तो बिलियंस ऑफ बिलियंस एक्टिविटीज हो रही है। और कुछ हम कर्म करते, एक्टिविटीज करते हैं वो जिसमें डिजायर होता है। भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करो। कर्म इज मन, दिल से नहीं, दिमाग से करो। डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्टिविटीज सिन है। डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्टिविटी एजिटेशन करती है। मीनिंग जो काम में बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ मन करता है, बुद्धि जिसको रिकमेंड नहीं करती, वो कर्म खराब होते हैं, उसको गिल्ट होते हैं। इसलिए हर गलत काम जो माइंड प्रोपेल्ड एक्टिविटी है, हम छुप के करते हैं, छुपा के करते हैं। जिस कर्म में बुद्धि का सहयोग नहीं हो, उसको हम छुप के छुपा के करते हैं, और जो बुद्धि से किया उसे छपा के करते हैं। गलत काम हम छुपा के करते हैं और सही काम हम छपा के करते हैं। क्यों करते हैं छपा के? क्योंकि यू नो इट्स अ राइट एक्शन। सो डिजायर प्रॉम्प्टेड एक्टिविटी जो होती है, चाहे वो जैसी मर्जी हो, उसको बुद्धि से गवर्न होना चाहिए। और यही रथ है जी, यही गीता जी का रथ है। गीता जी के 5 घोड़े जो है वो इंद्रियां हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी। और जिस रथ की बुद्धि साथ छोड़ दे और लगाम ढीली हो जाए तो घोड़े की चारों दिशाओं में भाग जाएंगे। और जब चारों दिशाओं में घोड़े भागे तो ये रथ का रथी अर्थी हो जाएगा। तो मैं डरा नहीं रहा आपको, प्लीज, मैं डरा नहीं रहा आपको, लेकिन फैक्ट है आपकी लाइफ का। दिल और दिमाग की इस जंग में, हेड एंड हार्ट की जंग में, हेड सपोज टू टेक ए डिसीजन, नॉट द हार्ट। हार्ट और हेड मिल जाए, ग्रेट। मन कर रहा है कोई काम करने का, बुद्धि कहती है कर लो, श्रेष्ठ है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहां कॉन्फ्लिक्ट हो, जहां डिसीजन मेकिंग में कॉन्फ्लिक्ट हो, so you have to take your discretion, इंटेलेक्ट यूज करना पड़ेगा। अब इंटेलेक्ट यूज करने के तरीके कैसे? वो है आप और मैं इंटेलेक्ट को डेवलप करें। जैसे बॉडी को डेवलप वैसे बुद्धि को डेवलप करने के लिए यू नीड टू रिफ्लेक्ट, एनालाइज, स्टडी करना पड़ेगा, बुद्धि को डेवलप करना पड़ेगा। कभी भी लोग दो विधा है, दो विधा मीन्स 2 ऑप्शन है तो कंफ्यूजन है। जानवरों के पास ऑप्शन नहीं है, कंफ्यूजन ही है। दे डोंट नीड टू यूज देयर डिस्क्रिशन। जानवरों को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास
चॉइस ऑफ एक्शन नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है। शेर के पास चॉइस नहीं है कि वो मांस खाए या घास खाए, गाय के पास चॉइस नहीं है कि वो घास खाए या मांस खाए। Therefore, they don't have to use their intellect. वो सेट पैटर्न से चलते हैं, जिसे प्रारब्ध कहते हैं, एक सेट पैटर्न से चलती है उनकी लाइफ। लेकिन यू एंड आई हैव अ डिस्क्रिमिनेशन इंटेलेक्ट। तो मैं 3-4 आपको डिसिप्लिन बता देता हूं, यदि आप कंफ्यूजन हो कि करूं या ना करूं की दुविधा में, जहां ऑप्शंस है वहां कंफ्यूजन है। तो पहला है, यदि आप कंफ्यूज हो कि कौन सा काम करूं कौन सा काम नहीं करूं, तो फर्स्ट मेथडोलॉजी है वेट। क्योंकि मन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? माइंड हैज नो पेशेंस। मन में संयम नहीं है, उसे अभी चाहिए, अभी अभी इसी समय चाहिए। मैंने बहुत बार एक जोक सुना हुआ है, किसी कार के पीछे मैंने लिखा हुआ पढ़ा, गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज हरी अप। प्रभु संयम दे पर जल्दी दे। नो, माइंड हैज नो पेशेंस, इसलिए वो हमेशा एकदम चाहता, बच्चे की तरह है। बच्चे को कहेगा अगले हफ्ते तुझे पिज्जा खिलाने ले जाऊंगा, वो मानेगा अभी चल। बच्चों से छुपाते हो बात, बच्चों से छुपाते हो। क्यों छुपाते हो? क्योंकि यदि उसे बता दिया तो अभी से ये उतावला हो जाएगा, अभी से ये मन चला हो जाएगा, अभी से ये हाइपर हो जाएगा। तो कब बताएंगे? अभी रुक जा। कई बार आप प्रेम वश होकर अपने बच्चे को बताना चाहते हैं कि तेरे लिए मैं ये ला रहा हूं, ये कर रहा हूं, लेकिन आप नहीं बताते। क्यों? क्योंकि बच्चे में संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है। बच्चा इज लाइक ए माइंड, एडल्ट इज लाइक ए इंटेलेक्ट। पहला पॉइंट है, यदि आप कभी गंभीर सिचुएशन में हो और आपके पास लग्जरी ऑफ टाइम है, तो पेशेंस पहली चीज वेट करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, यदि क्रूशियल डिसीजन है लाइफ का, छोटे डिसीजन है, देन यू डोंट थिंक सो मच। चाइनीज खाऊं या मुगलई खाऊं, ईट बोथ, इट्स नॉट अ बिग डिसीजन, इट इज नॉट अ बिग डिसीजन। लेकिन प्रॉब्लम क्या हमारी लाइफ में, पित्ते डिसीजन पे तो हम महीनों टाइम बिताते हैं और क्रूशियल डिसीजन में इंस्टेंट ले लेते हैं। कौन सा फोन लूं, कौन सा आईपैड लूं, कौन सी मोबाइल लूं, कौन सा घड़ी लूं, उस पे तो हम इतनी रिसर्च करते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं। कौन सा रेस्टोरेंट में अच्छा, उसके नंबर कितने हैं, उसके स्टार कितने हैं, उसके रेट कितने हैं, उसका इतनी रिसर्च करते हैं। कौन से रेस्टोरेंट में खाना, कौन सी मूवी देखो, कौन से मोबाइल लो, इस पे तो हम इतना दिमाग लगाते हैं। लेकिन इश्क किसमें हो गए? नो सर, यू डोंट टेक ए डिसीजन ऑन इंटेलेक्ट। यदि बुद्धि से डिसीजन ले लोगे तो शायद कभी शादी न करो। क्रूशियल डिसीजन लाइफ के इंपल्सिवली ले। प्लीज सुनिएगा मेरी बात। Maybe it sounds old fashioned, but I have to tell, especially youngsters, if they are listening. आप अपनी फिजिकल बॉडी में, आप किसी भी ब्लड को अपनी बॉडी में इनकलकेट कर लेते हो, डालते हो क्या? आप किसी भी बॉडी, आपको ब्लड चाहिए, आपका ब्लड एक है, ए भी है, बी है, ओ है, पॉजिटिव है, जो भी, यू नीड अ सेम टाइप ऑफ ब्लड। आप किसी भी ब्लड को बॉडी के अंदर नहीं डालते। लाइक द सेम थिंग, आपको ऑपरेशन हुआ, आपकी बॉडी में कोई ऑपरेशन हुआ, आपको कोई पार्ट डलवाना है, और आप पार्ट, हर कोई ऐसा कोई पार्ट उठा के नहीं डाल सकते। यू मेक श्योर वो पार्ट जो आपकी बॉडी में डल रहा है वो बॉडी के लिए कंड्यूसिव है, उससे सेट हो जाए। Isn't it true? आप कोई भी बॉडी में ब्लड नहीं लेते, यू मेक श्योर वो बॉडी का जो बाहर से ब्लड ले रहा हूं मैं, मेरी बॉडी के लिए कंड्यूसिव हो, सूटेबल हो। आपका एक बेडरूम का अपार्टमेंट है, सेकंड एग्जांपल देता हूं, आपका एक बेडरूम का अपार्टमेंट और कोई 12 सीटर ह्यूज सोफा फ्री दे दे आपको, विल यू टेक इट? यू कैन, यानी कि कोई ऑलएक्स में बेच दूंगा, ना, यू हैव टू कीप इट इन द हाउस। एक बेडरूम, छोटा सा बेडरूम है, उसमें 12 सीटर ह्यूज सोफा दे दे, विल यू टेक इट? यू विल नॉट टेक दैट सोफा इवन इफ इट्स फ्री, बिकॉज आपके घर में वो सूटेबल नहीं है। आपके घर में सोफा सूटेबल, चाहे जितना बढ़िया हो, जितना एक्सपेंसिव हो,
कितना भी immaculate हो, you will not take that sofa in your house because that sofa is not conducive, it's not suitable for your house. You don't take any blood which is not suitable to body. But आप अपने घर में किसी भी अपनी लाइफ में किसी भी ऐरे गहरे नत्थु गहरे को करके घर में ले आते हो. If he or she is suitable to you or not, उसमें कोई इंटेलेक्ट डिसीजन नहीं लेता. फोन लूंगा, खराब हो गया फोन, but is a big deal. Sell it, buy another one. चश्मा खराब ले लिया, buy it, sell it, buy another one. लेकिन लाइफ पार्टनर इंपल्सिवली ले लिया. लाइफ पार्टनर इंपल्सिव, इरेशनल, इलॉजिकल ले लिया. Just I really like her. Why? Very beautiful. She is so beautiful. I'm not saying कि ugly से शादी करो. Actually, there's nothing known as ugly. So प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, छोटे मोटे डिसीजन में इंटेलेक्ट यूज नहीं करते, नो प्रॉब्लम. क्रूशल 7-8 डिसीजन क्रूशल है लाइफ. पहला एजुकेशन, कॉलेज. बर्थ आपकी चॉइस नहीं थी, यू आर जस्ट बॉर्न. आपके लिए इंडिविजुअल के कॉलेज कौन सा ले, प्रोफेशन कौन सा चूज करें. अब वो चूज करो जिसमें पैशन है. स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मा भयावा. यू हैव टू चूज ए प्रोफेशन जिसमें मन लगता, बुद्धि और मन दोनों का समावेश हो. क्रूशियल डिसीजन लाइफ में. सेकंड इज मैरिज, जॉब, प्रोफेशन, करियर. थर्ड इज मैरिज. फोर्थ इज हाउस. फिफ्थ इज किड्स. Six is old age, retirement plan. Plan. So these are the 7 or 8 decisions that you have to take. कार खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, कारपेट खरीदना है, सोफा खरीदना है, गैस खरीदना है. These are all non-essential decisions. खराब हो भी जाएंगे तो बड़ा डिसीजन नहीं है. So इंटेलेक्ट का यूज करो. 4 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ. पहला, क्रूशियल डिसीजन लाइफ में पॉज करो, वेट करो. दूसरा, जो भी आपको लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, सुबह लो, रात को मत लो डिसीजन. सुबह हमारा मन फ्रेश होता है, इंटेलेक्ट शार्प होता है. इंटेलेक्ट सुबह सुबह हर आदमी का इंटेलेक्ट शार्प होता है. तो पहला, पॉज कर लो यदि आपके पास ऑप्शन है, थोड़ा सा वेट कर लो. सेकंड, सुबह सुबह उस बात पे सोचो, उस पे विचार सोचो. तीसरा, यदि कोई क्रूशियल डिसीजन है, इमेजिन करो आपका फ्रेंड आपसे सलाह मांग रहा है. इमेजिन करो आपका फ्रेंड आपसे सलाह मांग रहा है और आप उसको कौन सी सलाह दोगे. जो उसको सलाह दोगे वो अपने पे अपनाओ, क्योंकि as long as somebody else is going through problem, we all are philosophers. As long as somebody else is going through problem, we all are philosophers. तो पॉज करो, सुबह डिसीजन लो. तीसरा, इमेजिन करो कि आपके फ्रेंड्स को, आपकी सहेली को, आपकी किसी और को ये इशू है और आप उसको कौन सी सलाह दोगे. जो उसको सलाह दे रहे हो वो खुद लो, क्योंकि दूसरे को सलाह देने में हम ऑब्जेक्टिव ज्यादा हो जाते हैं. और चौथा, वो डिपेंडेंट मत हो, लेकिन यदि कोई उस फील्ड में ज्ञानी है, उस फील्ड में नॉलेजेबल है, उस फील्ड में विवेकी है, उसकी शरणागति से. I can't take a decision about my tooth. Root canal करानी है, tooth decision लेनी है. I can't take a decision. I have to surrender to someone who has a higher intellect to me. And यदि डॉक्टर क्वेश्चन करो, डिस्कशन करो, आर्ग्यू करो, लेकिन once you take a decision, you take a decision with his consultancy. डॉक्टर कहता है कि I think you need a root canal, या आपको कैपिंग करनी है या कुछ करना, whatever डॉक्टर से, शरणागति. फिर आप अपना इंटेलेक्ट मत यूज करो. तो ये 4 पॉइंट्स आपकी लाइफ में दुर्गति तात न गच्छति. आपकी कभी भी दुर्गति नहीं होगी, लेकिन डिसीजन मेकिंग मन से करने लगे, इम्पल्सिव करने लगे, इरेशनल करने लगे. कई लोग बड़े नाराज हो जाते हैं मुझसे, सर यू आर वेरी अगेंस्ट लव अफेयर, इश्क. मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इश्क. प्लीज उससे मत शादी करो जिससे इश्क नहीं, लेकिन कोई तो क्राइटेरिया होगा. एंड लिसन टू मी, यंगस्टर्स के लिए मैं, मैरिज में 5 compatible रीजन होने चाहिए मैरिज के. इफ द 5 compatible रीजन इज नॉट देयर,
It is a disaster in waiting. 5 compatible, मुझे पता है क्वेश्चन बहुत आने हैं, सुन लीजिए अभी, फिर मत करना सर कैन यू रिपीट दोस 5 रीजन. पेपर पेंसिल रख लीजिए. मैं 1 मिनट का पॉज देता हूं, प्रेमा को बोलता हूं श्लोक करे. जिनके पास पेपर पेंसिल नहीं है, पेपर पेंसिल लेके आ जाए. एंड आई विल गिव यू 5 कंपैटिबल रीजन फॉर मैरिज. लाइफ लॉन्ग काम आएंगे. और प्रेमा को कहता हूं मैं 8th वर्स दोबारा चैंट कर ले, देन विल कम बैक टू द वर्स. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः. Perform your obligatory action, for action is superior to inaction, and even the maintenance of your body would not be possible by inaction. So किसी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए 5 कंपैटिबल रीजन मस्ट है. पहला है फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी. एक लड़का बहुत अमीर है, लड़की बहुत गरीब है, पिक्चरों में चलता है, लाइफ में नहीं चलता. लड़की बड़ी अमीर है और लड़का गरीब है, चलेगा ना. You has to have a financial compatibility. नहीं तो लाइफ लॉन्ग दूसरे में या तो ईगो रहेगी या एक में गिल्ट रहेगी, एक में कॉम्प्लेक्स रहेगा हमेशा. चाहे जितना मर्जी भाव ताव करो, एक में इंडिविजुअल में हमेशा कॉम्प्लेक्स रहेगा. फाइनेंशियल तो उस इंडिविजुअल से मत करो जिसमें फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी नहीं है. 19-20 फर्क पड़ता है, 19-20 का फर्क पड़ जाता है, दैट्स ऑल राइट. लेकिन बहुत ज्यादा फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी पहली चीज रिलेशनशिप में. इंटेलेक्ट यूज करो. दूसरा फिजिकल कंपैटिबिलिटी. हमारी डॉक्टर सत्या है, वो जोक सुनाती है. डॉक्टर सत्या साहब सुन रही हो तो मैं दुनिया भर में जोक सुनाता हूँ तो आपका नाम लेता हूँ. एक 20 साल 22 साल की लड़की ने 80 साल के आदमी से शादी करी. तो किसी ने पूछा तूने 80 साल की उम्र वाले आदमी से शादी करी, क्यों करी? तो कहती है मैंने उससे शादी करी तो उसके 2 कारण हैं. एक तो उसकी इनकम और दूसरे उसके दिन कम. एक तो उसकी इनकम, दूसरे उसके दिन कम. Now don't get into that mess please. That's not a real relationship. It's all selfish relationship. The financial compatibility, दूसरा physical compatibility. Age difference बहुत ज्यादा हो तो वो फिर संबंध नहीं बनते. फिर वो हमेशा दूसरे को बच्चा ही समझता है, दूसरे को वो बच्चा ही समझता है जिसकी तो अक्ल नहीं है. चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, मेल हो फीमेल हो. बहुत कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी. तीसरा इमोशनल कंपैटिबिलिटी, मीनिंग दोनों के इंटरेस्ट, दोनों की वैल्यूज, दोनों की शौक, दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे होने चाहिए. एक एक्सट्रोवर्ट है और एक इंट्रोवर्ट है, कभी नहीं बनेगा. दोनों ही एक्सट्रोवर्ट है, ग्रेट. दोनों ही इंट्रोवर्ट है, ग्रेट. दोनों म्यूजिक पसंद करते हैं, हमने सीन की सबको एक ही म्यूजिक पसंद. लेकिन इमोशनल लेवल में दोनों की कंपैटिबिलिटी, दोनों की लाइक्स डिसलाइक्स, दोनों की वैल्यू, दोनों के इंटरेस्ट, दोनों के स्वभाव में दोनों की इंटरेस्ट लगभग एक जैसे होनी चाहिए. देखिए हर कोई इंडिविजुअल अलग है, यूनिक है, लेकिन कुछ कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए. हम ज्यादा से ज्यादा क्या देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा लड़के लड़कियों में क्या देखते हैं? जब घर वाले आपको के नहीं सर माँ बाप देखते, माँ बाप भी क्या देखते हैं? सिर्फ फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी. आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, लेकिन वो भी क्या देखते हैं? फिजिकल और फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी. और कोई कहे बड़ा पिंदा बड़ा है जी आजकल, वो कोई कह दे लड़का पीता बोला, क्या प्रॉब्लम है सर? आजकल तो हर कोई पीता है. थोड़ा सा टेम्पर लूज कर लेता है, शॉर्ट टेम्पर, कोई बात नहीं, शादी हो जाए ठीक हो जाएगा.
हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं क्योंकि अंदर जल्दी है, जल्दी हो, अभी हो, भला टले मेरी, बहुत हो गया और सब लड़कियों की शादी होगी, मेरी लड़की की नहीं। इस फियर में आपकी बेटी है या बेटा है, जो भी है, वो आपके घर में आई है तो एक प्रारब्ध लेके आई है, उसका जब प्रारब्ध होगा हो जाएगा। फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, एंड ना फोर्थ वन इज इंटेलेक्चुअल। दोनों के गोल क्या है, दोनों की मिशंस क्या लाइफ में, दोनों कंड्यूसिव है, कंपैटिबल। आपको कि सर एक मीटिंग में नहीं पता चल सकता, आई नो नहीं पता चल सकता, लेकिन ये भी नहीं है कि आप आंखें बंद करके किसी भी अरे गहरे नथु खैरे से उससे विवाह कीजिए जिससे आप चैट कर सकते हो। यू कैन चैट विथ हिम और हर, निर्भय होके आप किसी से यदि बात कर सकते हो, इसका मतलब इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी है। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत से विवाह किया था प्रिंस चार्ल्स ने। प्रिंस चार्ल्स मैरिज was a total disaster. टोटल डिजास्टर। सुंदर थी, एक फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी कुछ नहीं। प्रिंस चार्ल्स एंड डायना की फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, I'm not degrading anybody, please, all my favorites, I'm analyzing, I'm not criticizing anyone. They were not financially compatible. Physical compatibility बिल्कुल नहीं थी। बहुत एज फैक्टर था दोनों में। एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी तो बहुत दूर दूर की थी। प्रिंस चार्ल्स एस्ट्रोनॉमी और न्यूक्लियर फिजिक्स और उस पर डिस्कशन करना चाहता था और वो कपड़ों पे बैठ जाते। इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी, एक रॉयल्टी था और एक कॉमनर। एंड देन क्या हुआ वो नो लेटर ऑन, उसने किससे शादी करी प्रिंस चार्ल्स ने? किससे? नाम क्या उसका? कैमिला बॉस, जो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी, जिससे वो चैट करता रहता। और 10 साल हो गए शादी को। एंड आई एम सॉरी टू यूज, शी इज नॉट गुड लुकिंग लाइक लेडी डायना। सो शादी में 5 कंपैटिबिलिटी। यू मे गेट अ प्रिंस चार्ल्स इन योर लाइफ, लेकिन वो डिजास्टर। प्रिंस चार्ल्स में मिल जाए। आई रिमेम्बर हम छोटे थे, प्रिंस चार्ल्स इंडिया आया था, द बैचलर था, द बेस्ट सुटेबल बैचलर ऑफ द वर्ल्ड। पद्मिनी कोल्हापुरी ने जाके उसको किस कर दिया था और एवरीबॉडी वाज प्रिंस चार्ल्स। क्या हुआ? सो शादी में 5 मेन पॉइंट है। फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, intellectual compatibility, and the last but not the least, most important is spiritual compatibility. I'm not against marriage of Hindu or a Muslim or Christian, I'm not against it, लेकिन दोनों की यदि spiritual compatibility कम है, चाहे जितना मर्जी financial physical compatibility हो, it's a tough cookie to crack. मुश्किलें हैं लेटर ऑन, फ्यूचर में मुश्किलें आएंगी। इट्स नॉट अ राइट कंपैटिबल। दोनों ही नास्तिक हैं, दोनों ही डोंट बिलीव इन गॉड, दैट्स ऑल। लेकिन दोनों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटेल स्पिरिचुअल आइडियाज है। एंड कहीं शुरू में तो कह देंगे नहीं, वी विल ऑल मैनेज इट। Now people quote Shahrukh Khan and Gauri. I'm not, may God give them a good marriage life, but that's not real compatibility. So please intellect को यूज कीजिए, इमोशंस को यूज मत कीजिए। इमोशंस पे मत करिए। नियतम कुरु कर्मतम, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। ये भगवत गीता कहती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का जिसका नाश हुआ उसका सर्वनाश हो जाता है। दिल से मत चलो, दिमाग से चलो। दिमाग और दिल की इस लड़ाई में बुद्धि मही प्रचोदया। तो पर्पस क्या आपका इस संसार में आने का? डिजायर को खत्म करना है। तो डिजायर को खत्म करने के लिए नॉलेज, बुद्धि का इस्तेमाल करो। लेकिन डिजायर बहुत स्ट्रांग है, एथिकल है। सब डिजायर बहुत स्ट्रांग है लेकिन एथिकल है। तो उस डिजायर को भगवान कहते हैं मर्यादा से, एथिक्स से, अनुभव से पूरा कर लो।
क्योंकि नॉलेज से नहीं खत्म हो रही। तो भगवान जी ने पिछले श्लोक में कहा, श्लोक नंबर 7 में, सविशिष्यते। सविशिष्यते मीन्स वो आदमी श्रेष्ठ है जो फिजिकल एक्सपीरियंस करता है लेकिन मेंटली डिटैच्ड है। आई रिपीट, ये एथिकल डिजायर होनी चाहिए, अनएथिकल डिजायर को यू कांट गो थ्रू फिजिकल एक्सपीरियंस। आगे क्या कहते हैं, विल रीड वंस अगेन। मैं एक रिक्वेस्ट थी आपसे, मेरा पहले प्लान था 10 मिनट बाद बंद कर दूंगा, लेकिन बहुत लोग लेट आ रहे हैं अभी भी। सो प्लीज कल से हम 7:10 पे इसको, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से इसको लॉक कर देंगे। सो कम बैक व्हेनेवर यू वांट टू जॉइन, अदरवाइज आप साधना चैनल में यूट्यूब में इसको देख सकते हो दोबारा। बट आई एम नॉट क्लोजिंग इट टुडे, कल से क्लोज कर। हाँ जी। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। Perform your obligatory action, for action is superior to inaction, and even the maintenance of your body would not be possible by inaction. Perform your obligatory duties, तो कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। Inaction is lower than action. तेरा शरीर निर्वाह भी अकर्म से संभव नहीं है। पहली बात, कर्म के बिना हम नहीं रह सकते, यू हैव टू परफॉर्म एक्शन। ये शरीर यात्रा भी जो चल रही है उसके लिए भी एक्टिविटी। आप एक हाथ को भी रोक के खड़े हो जाओ, रोक लो 2 महीने 1 महीने, प्लास्टर लग जाए तो उसके बाद करो तो वो हाथ दर्द करता है, स्टिफ हो जाता है। नदी भी बहती है तब तक उसमें लाइफ है, रुक जाए तो सड़नी शुरू हो जाती है। सो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कर्म करूं या ना करूं, यही ऑप्शन है कौन सा कर्म करूं। वो कर्म करूं जो बुद्धि से, दिल से वाले कर्म को थोड़ा सा पीछे रखिए। तेरी शरीर यात्रा भी, ये शरीर की यात्रा बड़ी इंटरेस्टिंग है। छोटे में जब हम थे तो 1.5 फुटिया थे, हम 1.5 फुटिया थे, मुंह में आंखें बंद थी, बाल उड़े हुए थे, मुंह में दांत नहीं थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी शरीर। फिर धीरे धीरे बड़े, बैठना, रिड़कना शुरू कर, पलटी मारनी शुरू करी, फिर बैठना शुरू करे, फिर वॉकर आया, मान वॉकर के साथ चलना शुरू किया, फिर वॉकर छूटा, दौड़ते दौड़ते पैड डला गया आपको छोटे उम्र में, ताकि आप बाथरूम गीला, बेड को गंदा ना करें। धीरे धीरे आप वॉकर के साथ चले, दौड़ते दौड़ना बंद हो गया, फिर आप चलने लगे, फिर चलते भी धीरे हो गए, फिर आप बैठने लगे, मुंह में झुर्रियां आने लगी, बाल उड़ने लगे, आंख से कम दिखने लगा और आपका चलना भी बंद हो गया। फिर आप बैठे जा रहे, फिर आपको लेटे रहे, फिर आपको डायपर डाल दिया गया। किसकी यात्रा है? शरीर यात्रा। तो शरीर यात्रा भी यदि हेल्दी करनी है, इसको मेंटेन रखना है, तो आपको आलस को, लेजीनेस को, लेथार्जी को छोड़ना। भोग के लिए भी योग चाहिए। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति समाज, देश, कर्तव्य, अधिकारों पे जोर देता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। जो समाज राइट्स पे जाता है वो समाज कोलैप्स हो जाता है। जो देश राइट्स पे ज्यादा सोचता है, ड्यूटीज पे कम सोचता है, वो समाज कोलैप्स होना जरूरी है। JF कैनेडी ने बोला था, डोंट आस्क व्हाट कंट्री कैन डू फॉर यू। JF कैनेडी की स्टेटमेंट, ये मत कहना कि देश आपके लिए क्या करता है, यू आस्क व्हाट कैन आई डू फॉर माय कंट्री। ड्यूटीज, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, कर्तव्य कर्म, ये अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैं आज नहीं लूंगा। What are your obligatory duties? How do you know this is my obligatory duty? मैं आपको पूरा उसको समझाऊंगा, लेकिन आज का मेरा टॉपिक डिफरेंट था, तो मैं ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज को आज आपको समझाने का इस समय मेरे पास
सिचुएशन नहीं है, लेकिन आई विल एक्सप्लेन यू मे बी टुमारो और डे आफ्टर कि हाउ डू नो इट्स माय ऑब्लिगेटेड ड्यूटी। कौन याद करता है? क्या मेरी ऑब्लिगेटेड ड्यूटी है कि मैं जाके कोरोना के इलाज ढूंढूं? क्या मेरी ऑब्लिगेटेड ड्यूटी है कि मैं बॉर्डर में जाके पाकिस्तान के आर्मी से लड़ूं? क्या ये मेरी ऑब्लिगेटेड ड्यूटी है कि मैं जाके जो लोग भूखे मर रहे हैं उनकी केयर करूं? दिस इज माय ऑब्लिगेटेड ड्यूटी। हु डिसाइड दिस इज योर ऑब्लिगेटेड ड्यूटी? कोई आपको मुझको जबरदस्ती नहीं कह सकता ये मेरी ऑब्लिगेटेड ड्यूटी है, बट आई विल एक्सप्लेन यू। थोड़ा सस्पेंस भी होना चाहिए। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैंने साधना पे ब्रॉडकास्ट हो रहा था, वो है वर्स नंबर 9, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 विल वर्स नंबर 9 चैप्टर नंबर 3, क्योंकि ये टॉपिक अपने में कंप्लीट है। सो आई हैव टू गो बैक टू द वर्स नंबर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। This world is bound by action other than those performed for the sake of yajna, sacrifice, O Kaunteya. Perform action for that sake, free from attachment. ना भगवान कृष्ण जी ने एक नया आइडिया डाला है, वो है यज्ञ का, हवन का। हिंदू धर्म का सबसे पुराने रिचुअल्स में से एक रिचुअल्स कहते हैं कि राम को युद्ध में जीत मिली, रावण को युद्ध में जीत नहीं मिली, क्योंकि राम जी ने यज्ञ किया था। यज्ञ किया था राम जी ने, रावण ने यज्ञ नहीं किया, कहते हैं। अब मुझे आई डोंट हैव द होल डिटेल। हिंदू धर्म का सबसे पुराना रिचुअल है यज्ञ, हवन। और भगवान जी अर्जुन को कहते हैं तू यज्ञ कर यहाँ पे ना। ये बड़ी बड़ी विडंबना आ गई। अर्जुन को कर्म क्षेत्र, रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान जी कहेंगे अर्जुन तो यज्ञ कर। यज्ञ हेतु कर्म के सिवाय बाकी सारे कर्म बंधन देते हैं। इसलिए हे कौन्तेय तू लगाव रहित होके इस लोक में यज्ञ। दिस इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमेनन। एक नया ट्विस्ट दिया भगवान जी ने, क्योंकि भगवान कृष्ण जी बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं। कृष्ण जी ऐसे नहीं है कि एक नॉर्मल व्यक्ति, उस समय के बहुत ही विजनरी व्यक्ति, बहुत दूरदृष्टि वाले व्यक्ति। इसलिए उन्होंने कॉन्सेप्ट को एक ट्विस्ट दिया, वो है हवन। अर्जुन को कहते अर्जुन यहाँ पे यज्ञ कर। 12 यज्ञ बताएंगे चौथे अध्याय में। पहली बात यज्ञ को समझ लीजिए। यज्ञ के अंदर सबसे पहले क्या होता है, एक हवन कुंड होता है। अब हवन कुंड कैसा है? छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे घर में कोई फंक्शन हो तो छोटा सा पंडित जी हवन कुंड ले आते हैं। घर में फंक्शन हो तो छोटा सा हवन कुंड हो जाता है। शादी का फंक्शन का हवन कुंड थोड़ा सा बड़ा होता है। और कभी 51 कुंडी बड़ा यज्ञ देखो तो उसमें यज्ञशाला बहुत बड़ी होती है। हवन कुंड होता है। उस हवन कुंड में आप अग्नि को प्रज्वलित करते हो। यू किंडल ए फायर। और उस फायर को प्रज्वलित करने के लिए आप उस अग्नि में अन्न की आहुति डालते हो, घी डालते हो, स्वाद डालते हो, विभूति डालते हो, चंदन डालते हो, कपूर डालते हो, बहुत चीजें। हवन की सामग्री, आजकल तो रेडीमेड हवन सामग्री मिल जाती है, लेकिन हवन की अपनी एक सामग्री, उसमें घी डलता है, चंदन डलता है, अलग अलग चीजें डलती हैं जो उस हवन कुंड में डलती है। और पंडित हवन कुंड की आहुति को प्रज्वलित करता। यजमान जो लोग हैं, एक बड़ा सा सामग्री होती है, सब लोग उस हवन कुंड में वो सामग्री ऐसे डालते, इन 3 उंगलियों से डालते हैं।
अग्नि सब प्रज्वलित होती है और कोई गंध नहीं डाला जाता उसमें। और सपोज आप हवन कर रहे हैं कि बच्चे क्या गिर जाता है, सामग्री साइड में गिर जाती है, तो गिरी हुई सामग्री को भी दोबारा उठा के नहीं डाल सकते आप। गिरी हुई सामग्री को, शुद्ध सामग्री, घी डलता है, क्लैरिफाइड बटर डलता है, अलग अलग चंदन डलता है, एंड देन सारी सामग्री को सब लोग स्वाहा कर देते हो। एंड फाइनली जब वो राख बन जाता है तो वो राख को आप सर माथे पे ये रख लेते हो। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट यज्ञ। ना भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा तू यज्ञ कर। तो अर्जुन के लिए ये युद्ध भूमि कर्म क्षेत्र है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी। अर्जुन के लिए ये कर्म भूमि फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, और वो उसके जो कर्म है वो आहुति है, वो आहुति है। तो अपने शुद्ध कर्मों की आहुति डाल, और उसके बाद सब लोग यदि कर्म की आहुति डालते हैं, उसके बाद राख भी मिले सर माथे पे। अशुभ चीजों की आहुति मत डाल। भगवान जी कहते हैं हर समय यज्ञ हो रहा है, इस समय आपका दिमाग हवन कुंड है और मैं विचारों की आहुति डाल रहा हूं। अग्नि प्रज्वलित होती है, मीनिंग नॉलेज आती है। लेकिन आपके दिमाग रूपी हवन कुंड में कचरा डले, इडियोटिक आइडिया डले, जैसे अग्नि में चंदन डले तो खुशबू फैलती है, टायर डल जाए, रबर डल जाए, बदबू फैलती है, मिर्च डल जाए, घुटन फैलती है। तो आपके मेरे दिमाग में सुबह से लेके शाम तक कौन सी आहुति डल रही है? सिमिलरली आपका घर एक हवन कुंड है, आपकी फैक्ट्री एक हवन कुंड है, आपका बिजनेस एक हवन कुंड है, आपका घर एक हवन कुंड है। और घर के 5 और 6 लोग यदि अच्छे कर्म की, अच्छे विचारों की आहुति डालते हैं तो घर में हार्मनी आएगी। लेकिन अगर सेल्फिशनेस डालते हैं, गुस्सा डालते हैं, खुंदक डालते हैं, तो घर में डिसहार्मनी हो जाएगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर हार्मनी का फार्मूला क्या है? आई रिमेम्बर एक बार मैं लेक्चर देने गया LNT में, लर्सन एंड ट्यूब्रो में लेक्चर देने गया। टॉपिक था हार्मनी इन रिलेशनशिप। तो मैंने मजाक में बोला यदि हार्मनी चाहिए तो उसका सिंपल फार्मूला है, एक आदमी हार मान ले, दूसरा मनी देता रहे, हार्मनी होती जाएगी। तो एक सरदार जी उठ के खड़े हुए कहते सर जी हार भी सानू माननी पैंदी है, मनी भी सानू देनी पैंदी। जोक्स अपार्ट, घर हवन कुंड है, उसमें घर के सब लोग शुभ कर्मों की आहुति डालेंगे, घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी, अग्नि प्रॉस्पेरिटी आएगी, समृद्धि आएगी, पीस आएगा। यू सी द वर्ड, एक साइड लोग पीसफुल हैं बट देयर इज नो प्रॉस्पेरिटी देयर, एक लोग प्रॉस्पर हैं बट नो पीस। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नहीं है, वी डोंट हैव पीस, वी आर इन पीसेस। घर के बाहर के लोगों पापा बड़े अच्छी तरह बात का, ऑफिस में, बिजनेस में, व्यापार में, घर पे गुस्से से भरे रहते। यज्ञ है, इस हवन कुंड में अच्छे कर्मों की आहुति डालो, में पीस आएगा। लेकिन खुंदक डालोगे, एरोगेंस डालोगे, सेल्फिशनेस डालोगे तो डिसहार्मनी आएगी, और उसके बाद जो भी फल मिले वो प्रसाद स्वरूप ले लीजिए। पेट भी हवन कुंड है, पेट हवन कुंड है जिसमें अन्न की आहुति पड़ रही है। क्या पैदा होता है? तृप्ति। जमीन हवन कुंड है, हवन कुंड है जिसमें आहुति पड़ती है बीज की। क्या पैदा होता है? फसल। लोग कहते हैं जब हवन होता है तो बारिश होती है। That I don't know हवन से बारिश होती है कि नहीं होती, लेकिन बारिश तभी होती है जब हवन होता है। एग्जाम्पल, समुद्र हवन कुंड है, समुद्र हवन कुंड है और सूरज की रोशनी आहुति है। समुद्र हवन कुंड है और सूरज की रोशनी आहुति है, और भाप फैलती है, भाप उठती है, जो बारिश होती है, जो रेन बनती है। वही रेन पहाड़ों में जाके ग्लेशियर बनती है,
ग्लेशियर से ट्रिब्यूटरी निकलती है, ट्रिब्यूटरी से जल निकलता है और जल नदियों में बहता 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 हर समय हर जगह यज्ञ हो रहा है। मैं आपको गंदा पानी दूं पीने को, फ्रेश डर्टी वाटर, विल यू आर यू इंटरेस्टेड? मैं आपको गंदा पानी देता हूं, यू विल नॉट ड्रिंक डर्टी वाटर बिकॉज स्टमक में खराबी आ जाएगी। मैं आपको गंदा खाना देता हूं, यू विल नॉट ईट डर्टी फूड बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्थी फॉर यू। आजकल तो हम बहुत कॉशियस हो गए, यू डोंट ऑर्डर एवरीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। ऑर्डर करा था कुछ लोगों ने, मुश्किल हो गई। सो आपको कोई गंदा पानी आप नहीं देता तो नहीं लेते, वो यज्ञ है। आपको कोई गंदी खाना देता आप नहीं लेते, आपको कोई गंदी चीज दे आप नहीं लेते, लेकिन कोई इडियोटिक थॉट्स दे आपको। What type of channel are you watching? What type of videos you are seeing? किस तरह के थॉट्स ले रहे हो? और कचरा दिमाग में डलेगा तो कचरा ही फैलेगा। This is a law. So if you want a harmony in your life, if you want a peace in your life, यज्ञ करो। यज्ञ का करो मतलब अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी लिटरेचर पढ़ो, अच्छा विजुअल देखो, अच्छे थॉट्स लो, अच्छे लोगों की संगति करो, क्योंकि संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है। 10 दिन आप क्वीन एलिजाबेथ के साथ रह लो, वो आ जाएगा आपके अंदर, वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। Excuse me, it was really wonderful to be with you. 10 दिन आप रॉयल्टी के साथ रह जाओ तो आपकी बॉडी लैंग्वेज में रॉयल्टी आ जाएगी। 10 दिन आप सचिन तेंदुलकर के साथ रह जाओ, आपको क्रिकेट के नुस्खे आ जाएंगे। 10 दिन आप अमिताभ बच्चन के साथ रह लो, एक्टिंग आ जाएगी। 10 दिन आप बिन लादेन के साथ रह लो, मोस्ट वांटेड हो जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं 10 दिन आप गीता एकेडमी रह लो, 10 दिन आप गीता एकेडमी रह लो, यू विल फाइंड ए चेंज इन योर लाइफ, क्योंकि संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है। ये दिमाग यज्ञ है, इस यज्ञ में आप ये अच्छे विचार डालो, अच्छे थॉट डालो, और अगर दिमाग में गंद डल रहा है तो हार्मनी कभी नहीं आएगी। और 40 दिन से आप सुन रहे हो, ये 40 दिन से आप ये सुन रहे हो, इसका कुछ ना कुछ असर होगा, जरूर होगा। तो हर समय यज्ञ करो, हर समय यज्ञ करो। और यज्ञ से क्या क्या फायदा होता है? कर्म हेतु कर्म, यज्ञ के सिवाय अन्य कर्म बंधन डालते। यदि आप यज्ञ नहीं करते हो तो बॉन्डेज ज्यादा हो जाएगी, बंधन ज्यादा होते। जो आप अनसेल्फिश कॉज लेके हायर पर्पस के लिए यज्ञ करते हो, pick up a goal in your life. That's why I conclude with this. Pick up a goal in your life. उस गोल को हायर यज्ञ बना दो, हायर पर्पस बना दो। आप अपनी सारी ऊर्जा को, सारी एनर्जी को उस गोल के लिए लगा दो। उसके बाद राख भी मिले सर माथे पे, आपके जीवन में समृद्धि भी आएगी, शांति भी आएगी। अन्यथा ना तो समृद्धि आएगी ना शांति आएगी। सोचिएगा इस बात पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मैं सूचना दोबारा दे दूं, कल सुबह की क्लास से हर क्लास में अब 10 मिनट बाद हम नेट बंद, इसमें एंट्री बंद कर देंगे इस जूम में। सो जो 10 मिनट के बाद आएंगे, they will not able to listen this talk. They can listen it later on by Dropbox में या YouTube में, लेकिन उस समय they will not able to. It's a security. We are taking a security functions in our life. Thank you. Scooties.